नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे तमाम छोटी और बड़ी खबरें और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। हरियाणा में सुबह 9 बजे तक 9.53% मतदान। जींद जिले में सबसे अधिक 12.71% वोटिंग। नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र हुड्डा, विनेश फोगाट और दुष्यंत चौटाला समेत 1031 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को देंगे करीब 56,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। मेट्रो ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी करेंगे जारी। कुपवाड़ा के गुगलधार में मारे गए 2 आतंकवादी। सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। इस्लामाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस की गोली। प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी रैली में की इमरान की रिहाई की मांग। और बैरूत के दक्षिणी शहरों में संघर्ष जारी। लोगों से इलाका खाली करने को कहा गया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा नागरिकों की मौत मंजूर नहीं। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। तो ये थी सुबह की सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों के साथ जनादेश में। हरियाणा के चुनावी अखाड़े में आज नेताओं की किस्मत लिखी जा रही है और सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान के 4 घंटे बीत चुके हैं। सुबह 9 बजे तक की अगर हम बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक कुल 9.53% मतदान दर्ज किया गया और सबसे ज्यादा मतदान जींद में हुआ है, जहां पर 12.71% वोटिंग दर्ज की गई। नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र हुड्डा, विनेश फोगाट, दुष्यंत चौटाला, श्रुति चौधरी समेत 1031 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर लगी है। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता 20,632 बूथों पर मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस बार हरियाणा में बेहद दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सियासी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार सरकार बदलेगी। उधर मायावती और इंडियन नेशनल लोकदल को यकीन है कि उनका गठबंधन किंग मेकर की भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक मतदान होंगे और उसके बाद वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि भाजपा हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने में के बाद वापसी करेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सुबह सुबह ही करनाल के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। अपने अधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया है और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के महम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बलराम दांगी ने के गांव मदीना में विधायक बलराज कुंडू के साथ हाथापाई, कपड़े फाड़े जाने की जानकारी सामने आई है। घटनास्थल पर मौजूद गांव वालों ने दोनों को लड़ाई से रोका और अलग करवाया गया। मामले में अभी तक बाकी जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। फिलहाल ये वीडियो इस वक्त सामने आया जहां मतदान केंद्र के बाहर ये झड़प हुई है। हालांकि गांव वाले इस वक्त वहां पर मौजूद थे और दोनों लोगों को अलग अलग कराया गया, इस लड़ाई को रोका गया। तो मतदान केंद्र के बाहर ये झड़प हुई है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और सभी पार्टियों ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया था। लेकिन जब आज मतदान केंद्र की अगर हम बात करें तो सभी लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच इस तरीके की ये तस्वीर भी इस वक्त सामने आई है जहां मतदान केंद्र के बाहर ही झड़प हुई है।
तो हरियाणा विधानसभा चुनाव लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो अगर आप भी हरियाणा में रहते हैं और अभी तक आपने मतदान नहीं किया है तो आप भी अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। और चलिए इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। कुमार आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता गन्नौर से, और साथ ही मुकेश शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से। कुमार आलोक, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज वो दिन है जब अगले 5 साल सत्ता में कौन रहेगा ये डिसाइड होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने तो आह्वान भी किया है एज ए एंकर कि अभी तक जो मतदान करने के लिए नहीं निकले अपने घर से वो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अवश्य भाग लें। और मैं भी आह्वान करता हूं एक कॉरेस्पोंडेंट के रूप में कि जो भी हरियाणा के लोग हैं, अभी मंद गति देखी जा रही है। यहाँ गन्नौर विधानसभा बहुत ही इंपॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ भी मंद गति अभी देखी जा रही है। तो आशा की जा रही है कि अब कुछ एक घंटों के बाद मतदान केंद्रों पर भीड़ उमड़ेगी मतदाताओं की, क्योंकि जो घर के काम निपटाने होते हैं, घर के काम निपटाने के बाद औरतें खास करके यहाँ पर आना उन्होंने शुरू कर दिया है। और आशा की जा रही है कि आने वाले घंटों में ये मतदान की गति और यहाँ पर तेज होगी। लेकिन सबसे पहले आपने जो महम विधानसभा का चर्चा किया कि वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी और किसी दूसरे प्रत्याशी के बीच मतलब मारपीट की खबरें आई हैं या झड़प की खबरें आई हैं, तो महम के बारे में मैं आपको बताऊं कि महम वो विधानसभा क्षेत्र है, अगर हम 1987 की बात करें तो वहां उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में देवीलाल के पुत्र ओम प्रकाश चौटाला खड़े हुए थे। और वहां की जो हिंसा, ऐसी जबरदस्त हिंसा हुई थी कि आप इतिहास के पन्नों में अगर आप जाएंगे तो महम विधानसभा का वो जो हिंसा हुई थी उसके बाद वहां का चुनाव कैंसिल कर दिया गया था। और आज फिर आपने जब बताया कि आपने जब नोटिस दिया कि महम विधानसभा में एक बार फिर झड़प हुई है, तो वो कहानी एक बार फिर जहन में आती है कि महम किस तरीके से नेशनल लेवल पे एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन नेशनल लेवल पर उसने उसकी खबरें ऊपर तैर करके आई थी कि इतना बड़ा वहां पे इतनी बड़ी झड़प, इतनी बड़ी हिंसा हुई थी कि चुनाव आयोग को वहां मतदान ही इलेक्शन ही कैंसिल करना पड़ा। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बाकी विधानसभा क्षेत्रों की बात करूं तो यहाँ शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, कहीं से कोई झड़प की खबर नहीं है और कहीं से किसी ऐसी मनमुटाव की खबरें नहीं आ रही। लेकिन आपने जब बताया तो मुझे ये कहानी आपको बतानी पड़ी। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। मुकेश शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही आकांक्षा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं पंचकुला से। मुकेश, सबसे पहले आपके पास आएंगे। बात करें गुरुग्राम की तो आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, तो वहां पर किस तरीके का उत्साह इस वक्त वोटर्स में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा गुरुग्राम में तो वोट की जो रफ्तार है, वोटर्स की रफ्तार है वो कम है, लेकिन आसपास के जो यहाँ के गांव है, चाहे वो बादशाहपुर है, सिकंदरपुर है, वहाँ पर वोटर अच्छे खासे जो थे वो सुबह टर्नआउट हुए थे। इस समय मैं मेन सिटी में गुड़गांव फेज़ 2 में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो अभी मैं पिछले 1 घंटे से महसूस कर रहा हूँ, या मैंने कुछ मतदान केंद्र का दौरा किया तो मतदाता तो आ रहे हैं लेकिन उस तादाद में नहीं आ रहे जिस तादाद की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, क्योंकि ये एक IT हब है। यहाँ पर आज शनिवार का दिन है, तमाम ऑफिस बंद होने के बाद भी अगर मतदाता में थोड़ी सी सुस्ती है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इस तरह से हम भी अपील करेंगे, आपने भी करी, हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने, कि ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें आइए, शामिल होइए, अपनी भागीदारी निभाइए। जिस तरह से मनु भाकर ने अपना पहली बार वोट कास्ट करके लोगों से अपील करी, नायब सिंह सैनी जो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद कहा कि जितने ज्यादा मतदाता आएंगे उतना ज्यादा उत्साह होगा, चुनावी दंगल में उतना ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच 1-to-1 फाइट जारी है। वहीं कुछ पार्टी हैं जिसमें जेजेपी है, इनलो है, वो भी अपने दावेदारों के साथ, अपने प्रत्याशियों के साथ इस चुनावी घमासान में उतरे हुए 90 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में अभी जो है वो 11 बजे का वक्त बीत चुका है, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगता है एक बार फिर से रफ्तार आएगी, क्योंकि जो लोग हाउसवाइफ हैं, जो महिलाएं, वो अपना काम खत्म करके पोलिंग बूथ की तरफ रुख करेंगी और एक बार फिर से माहौल जुड़ेगा। आसपास के तमाम गाँव में भी जाकर के हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे। सुबह एक गाँव में हम पहुंचे थे तो वहाँ पे लोगों ने कहा
कि हम तो पहले ही जैसे ही वोटिंग शुरू हुई हम आकर के अपना वोट कास्ट करके चले गए और लोगों को कह रहे हैं कि वो भी जा करके अपना वोट डालें, लेकिन अभी का जो वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सुस्त दिखाई देता है। लेकिन जनता जनार्दन है, जागरूक है। इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी कैंपेन में काम किया है वोटर को प्रभावित करने के लिए, रिझाने के लिए कि वो आकर के वोट कास्ट करें। और समझना चाहिए उनको कि एक एक मतदान देश के प्रदेश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एक अच्छी सरकार चाहते हैं और शानदार तरीके से वो काम करे तो उसको देखते हुए वोट कास्ट करें। लेकिन जो तमाम लीडर्स हैं, जैसे मनोहर लाल खट्टर ने कहा, डबल इंजन की सरकार होने का जिस तरह से हरियाणा को फायदा मिला, 10 सालों में जो काम करके दिखाया, वो तमाम चीजें वो बता रहे थे। अपने उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले दिए गए एक बाइट में कहा। साथ ही साथ नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि वोटर जागरूक है, आकर के वोट कास्ट करेगा तो एक अच्छी और हेल्दी सरकार जो है वो प्रदेश को मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास आते हैं। आकांक्षा भी हमारे साथ बनी हुई है। आकांक्षा, आप इस वक्त पंचकुला में मौजूद है, क्या वहां पर भी वोटर्स में उत्साह की कमी नजर आ रही है आपको? अभी तो इसको कहना बहुत गलत होगा कि उत्साह नहीं है लोगों में, पर धीरे धीरे देखा जाता है कि लोग आ रहे हैं, लगातार आते जा रहे हैं, वोट डाल के जा रहे हैं। हाँ, लंबी क्यूज नहीं बन रही हैं क्योंकि इंतजाम भी इस तरीके से किए गए हैं, काफी सारे जो है जगहों पर करे गए हैं, तो इसलिए अच्छा इंतजाम किया गया है। लोगों को वेट नहीं करनी पड़ रही है, फटाफट आके जा रहे हैं। और जहां पंचकुला की बात करें तो ये अर्बन और सेमी अर्बन यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसके चलते अगर देखें तो मुझे लगता है कि अभी दोपहर तक या दोपहर बाद तक जो है काफ़ी लोग आ जाएंगे। और मैं आपको अगर पोलिंग परसेंटेज की बात बताऊं तो अभी लेटेस्ट जो है नारायणगढ़, टोहाना, जुलाना, जगाधरी, रदौर और सधौरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 25% तक वोटिंग हो चुकी है 11 बजे तक। और पूरे हरियाणा भर में जो अभी इलेक्शन कमीशन का अपडेट आया है उसमें 18.1% जो है वो वोटिंग हो चुकी है। तो कुछ एक जगहों पे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे वोटिंग जो है जल्दी हो रही है, तेजी से हो रही है, क्योंकि वहाँ अर्ली राइजर्स होते हैं, सुबह जल्दी अपना शुरू करते हैं। और अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, जैसे अभी आप गुड़गांव की बात कर रही थी, पंचकुला की बात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है यहाँ के वोटर्स जो हैं वो दोपहर या दोपहर बाद तक आ जाएंगे। मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं है, तो इसलिए भी लोग सुबह सुबह आके वोट नहीं डाल रहे होंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत धूप नहीं होएगी तो पूरे दिन में कभी भी जाकर वोट डाल सकेंगे। चलिए, इस चीज़ का इंतजार तो हम कर ही रहे हैं कि वोटर्स अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। साथ ही हम ये अपील भी अपने सभी दर्शकों से भी कर रहे हैं जो इस वक्त खासतौर पर हरियाणा में रहते हैं। हमारे साथ कुमार आलोक लगातार बने हुए। कुमार आलोक, अगर देखा जाए तो आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर मुख्य लड़ाई आखिर किन किन प्रत्याशियों में देखने को मिल रही है इस बार? देखिए, मैं जहाँ पे हूँ और जिन चुनाव क्षेत्रों का हमने जितने शॉर्ट पीरियड में हमने भ्रमण किया है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस बीजेपी में तो टक्कर है ही, साथ है आईएनएलडी भी है, बीएसपी भी, जो बीएसपी के साथ उनका गठबंधन है। इसके अलावा आज चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का चौटाला के साथ, दुष्यंत चौटाला के साथ उनका गठबंधन है। लेकिन इंडिपेंडेंट आप यही इसी गन्नौर में आप देखें तो यहाँ इंडिपेंडेंट कादियान जो चुनाव लड़ रहे हैं गैस सिलेंडर छाप से लड़ रहे हैं, तो वो भी फाइट में है यहाँ पे। तो ये कहना बड़ा ही मुश्किल होगा कि आने वाला जो रिजल्ट होगा, यानी कांग्रेस और बीजेपी के साथ सीधी टक्कर तो है ही, लेकिन इंडिपेंडेंट बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। और जहां तक चुनाव आयोग की मैं बात करूं, चुनाव आयोग ने यहां पर इतने बड़े बड़े स्लोगन दिए हैं, जैसे गिव ए स्माइल एंड चीयर इट, आई विल वोट एंड फील। इसके अलावा इलेक्शन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल ऑफ ए डेमोक्रेसी। इसके अलावा बहुत सारे, आपका एक वोट तय करेगा हरियाणा की दिशा, तो मतदान करें और अवश्य करें। इतना बहुत ही लार्जर स्केल पर कैंपेन चलाया गया। मतदाता जागरूकता जो वोटर अवेयरनेस कैंपेन होता है वो चुनाव आयोग से किया गया, जिला प्रशासन की ओर से किया गया और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से किया गया। और ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोटिंग हो रही है, शहरी इलाकों में थोड़ा सा मतदान की गति भले ही कम है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोटिंग हो रही है। तो जो 70% का जो आंकड़ा है वो चुनाव आयोग ये प्रत्याशा कर रहा है कि 70% के आंकड़े को इस बार पार कर जाएगा। चलिए, देखना होगा कि 70% का जो ये आंकड़ा है वो पार होता है या नहीं। आपके पास वापस आएंगे, मुकेश भी इस वक्त बने हुए हमारे साथ। मुकेश, अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, लेकिन इसके अलावा जो बाहरी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें या चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की बात करें, इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियां, सभी पार्टियों ने जी तोड़ मेहनत करी है चुनाव प्रचार में। और अब जो नतीजे हैं उसके लिए हमें 8 तारीख का इंतजार करना होगा। क्या जब वोटर से आप बात करें तो क्या प्रमुख मुद्दे आपको नजर आते हैं इस बार जब वो लोग वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं?
बिल्कुल कृतिका, देखिए जिस तरह से यहाँ पर अभी मैंने सुबह कई मतदाताओं से बात करी, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, वो कह रहे थे कि एक उनको ऐसी सरकार चाहिए जिससे वो सेफ महसूस कर सकें, रोजगार के जो और अवसर हैं वो ज़्यादा हो सकें, और पिछली सरकार ने जो वायदे किए थे जो नहीं पूरे हो पाए वो सरकार आए उसको पूरा करे। जॉब सीकर्स की जगह जॉब क्रिएटर का जो नारा बुलंद किया गया था हरियाणा में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने रोजगार को चलाएं, उसके साथ लोगों को जोड़ें। ऐसे में क्योंकि ये प्रदेश एक ऐसा है जहाँ पर आप देखिए खेलों को लेकर के एक अलग उत्साह है। जिस समय मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आईटी हब है, या दिन में आए रात में आपको हमेशा चकाचौंध देखने को मिलती है। तो इस तरह का पूरा ये क्षेत्र आता है, और हरियाणा में काफ़ी पोटेंशियल है। यहाँ पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह के जो पैरामीटर्स हैं वो बदलते हुए दिखेंगे, भौगोलिक स्थिति यहाँ पर बदलती हुई देखते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत के लिहाज से अगर देखें भारतीय अर्थव्यवस्था में। और यहाँ पर किसान तबका भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में है जो अन्नदाताओं के रूप में आता है पंजाब के बाद। तो यहाँ पर अभी बदलाव की और बयार है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डबल इंजन की सरकार का जो फायदा है वो प्रदेश को देखने को मिला। कई तमाम यहाँ पर जो एक्सप्रेस वे हैं, अभी कुछ दिनों पहले उसका उद्घाटन हुआ था, जिसमें वो द्वारका से ले करके और हरियाणा को पार करते हुए सीधे मुंबई तक जाती है। तो तमाम सौगातें यहाँ पर देखने को मिली हैं, और नायब सिंह सैनी खुद ही कह रहे हैं कि प्रदेश में काफ़ी कुछ और करना बाकी है। ऐसे में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन लोग अगर देखें चौटाला की जो सरकार है वो भी अपना पूरा जोर लगा रखे हैं। उनका भी एक समय में बहुत बड़ा वजूद था। ठीक है मुकेश, आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो लोग लगातार वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा वहां पर पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए, और उनकी ये तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और सुबह से ही लोग लगातार पहुंच रहे हैं, और साथ ही ये अपील भी सभी से जो हरियाणा में लोग रहते हैं उनसे की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में शुक्रिया। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि के इस पावन पर्व पर महाराष्ट्र के वाशिम में पोहरा देवी मंदिर जाएंगे। और ये मंदिर बंजारा समुदाय का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को चुनावी नजरिए से भी देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और वाशिम में बंजारा समुदाय चुनाव में बड़ी भूमिका निभाता है। आपको दिखाते इस पर आधारित ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में इस बार की नवरात्रि विशेष होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को यहां के प्रसिद्ध पोहरा देवी गांव जाएंगे, जहां वह पोहरा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ साथ संतों की समाधियों पर भी जाएंगे। पोहरा देवी मंदिर को बंजारा समुदाय का काशी भी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इस श्राइन का और इस मंदिर का बंजारा समुदाय में बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। नरेंद्र मोदी तब से समुदाय से जुड़े हुए और इस समुदाय से लगातार संपर्क में रहे जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, और यही इस कार्यक्रम की विशेषता भी होगी, क्योंकि जो कार्यक्रम के आयोजक हैं वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तब उन्होंने इस बात का वादा किया था कि वो एक बार यहाँ जरूर आएंगे, और जो बंजारा समुदाय के तब के नेता और तब के गुरु थे उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया था कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा करेंगे। वाशिम के मनोरा तहसील में स्थित पोहरा देवी बंजारा समुदाय का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। महायुति सरकार ने मंदिर के विकास और समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए नागर भवन के निर्माण के लिए 725 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बंजारा समाज के सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए 5 मार्च 2020 को हमने संसद में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी। मोदी जी ने तब पोहरा देवी आने के लिए हमारा आमंत्रण स्वीकार किया था, लेकिन कोरोना के कारण वो आ नहीं पाए थे। आज वो दिन आया है और पूरा बंजारा समाज आनंदित है।
इस बीच प्रधानमंत्री मोदी यहां एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करेंगे। स्थानीय लोग इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। ये पवित्र भूमि, पावन भूमि जो पोहरागढ़ है, ये जब 2014 में रामराव बापू ने बोला था कि भाई एक दिन मोदी जी पोहरा देवी आएंगे और आना, ये बापू जी के बोल थे। आज वो बोल पूरे हो रहे हैं। आज ये पवित्र स्थान की काशी में मोदी जी आ रहे हैं तो यहाँ का जो वातावरण है ये बहुत भक्तिमय वातावरण हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो कि मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और यो वाशिम और यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में अच्छे ये प्रगति हो रही है। बंजारा समाज के लिए ये बहुत अच्छा है और भी इधर समाज के लिए भी ये जन्मस्थल है, अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मुगलों, निजामों और अंग्रेजों के खिलाफ बंजारा की लड़ाई का गौरवशाली इतिहास अच्छी तरह से प्रलेखित है और प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न अवसरों पर इसे उजागर किया है। 2014 के आम चुनाव की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में वाशिम यवतमाल लोकसभा सीट से की थी। इस बार जब वो वाशिम यवतमाल आएंगे तो वो 3 बार के प्रधानमंत्री के तौर पे आएंगे। अगर बंजारा कम्युनिटी की बात करें तो 288 विधानसभा सीट में से 35 विधानसभा सीटें महाराष्ट्र में ऐसी हैं जहां पे यह समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। अपने सहयोगी राम धनगर के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। तो आज वाशिम जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोहरा देवी मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर दर्शन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही संत सेवालाल महाराज और संत रामराव बापू की समाधि पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे। हमारे संवाददाता निशांत राय ने मंदिर के पुजारी से इस बारे में खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिम जिले के दौरे पर हैं, जहां पर वो सेवालाल महाराज जी के समाधि स्थल पर आएंगे और यहीं पर पोहरा देवी मंदिर है जहां पर वो दर्शन करेंगे। हमारे साथ महाराज संत कबीर दास जी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का यहाँ आगमन है। सबसे पहले आप मुझे सेवालाल जी महाराज के विषय में बताइए, जिनके समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सर्वप्रथम जो संत सेवालाल, ये सेवालाल है, ये सेवालाल पूरा भारत में, विश्व में जो रहने वाला बंजारा समाज है उसका ये कुल देवता है और इसकी कुल देवी आई शक्ति जगदम्बे, जिनको इनको प्रसन्न हुई। जो हमारा समाज का जो भोग विधि है उसके अनुसार वो काम चलेगा। जो खीर है, मालपुआ है, प्रसाद है, उसका भोग अपना देश का प्रधानमंत्री इस होम कुंड में उनका भोग विधि करेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ मंदिर प्रशासन की ओर से उनका एक छोटा सा सत्कार होगा। जो हमारा समाज का संस्कृति, बंजारा संस्कृति का जो कवल पट्टा है, जो काचकोड़ी का, वो काचकोड़ी का कवल पट्टा का उनका यहाँ छोटा एक सत्कार होगा, यहाँ दर्शन होंगे। तो सेवालाल जी महाराज के समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ पर पूजा भी करेंगे, माता रानी के दर्शन भी करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के यहाँ आगमन से पहले ही विकास कार्य बहुत तेज़ी से चालू है और जिस तरीके से ये पावन जगह है, यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, वाशिम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और महाराष्ट्र में और क्या कुछ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाशिम में बंजारा संस्कृति और इसके इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से बने बंजारा म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बंजारा समुदाय और उसका देश के प्रति समर्पण आदिकाल से लेकर आज तक
कहीं ना कहीं हमने किताबों में, फिल्मों में तो देखा था, लेकिन आंखों से जानने का मौका मिलेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अगर बात की जाए वासिम में, तो वासिम में बंजारा विरासत यानी कि बंजारा समुदाय को लेकर एक म्यूजियम बनाया गया है और म्यूजियम के पीआरओ हम भावेश पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। भावेश जी, पहला सवाल, अगर इस म्यूजियम की बात की जाए तो इसके निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य रहा और इसमें क्या क्या चीज़ों का आपने ध्यान में रखा जब ये म्यूजियम बनाया जा रहा था? सर नमस्कार सर, अपन जानते हैं कि कई सालों से बंजारा समाज लुप्त हो चुके थे, लोग पहचानते नहीं थे। इंटरनेशनल लेवल पे भी बंजारा थे, कहीं अंग्रेज़ों ने उनको इधर उधर कर दिया था। तो आज बंजारों समाज को कोई जाने, उसके लिए ये पूरे म्यूज़ियम का निर्माण किया गया है कि देश विदेश से और अपने देश में और विदेश में सभी लोग उनको पहचाने। इस म्यूजियम में पूरी तरीके से बंजारा विरासत को दर्शाने की कोशिश की गई है कि रात में किस तरीके से एक्टिविटी रहती है, डे में किस तरीके से एक्टिविटी रहती है, बंजारा समुदाय से कौन कौन से महापुरुष आते हैं, और इन सभी को लेकर कहा जा सकता है कि इस म्यूजियम में जो भी लोग आएंगे वो बंजारा विरासत को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, वाशिम। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर ठाणे में इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना समेत कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन आज करेंगे। ठाणे में प्रधानमंत्री राज्य सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना और महिला सशक्तिकरण मिशन से जुड़े एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ठाणे में प्रधानमंत्री राज्य सरकार के मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना और महिला सशक्तिकरण मिशन से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई से सटे थाने में आने वाले हैं और यहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें महिलाएं खास तौर पर बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। प्रधानमंत्री जब थाने में आएंगे तो कई ऐसे लाडली बहनों से वो मुलाकात भी करेंगे, उनको संबोधित भी करेंगे और साथ ही साथ लाडली बहन योजना से उनको लाभान्वित भी करेंगे। ये जो डायरेक्ट मेरे खाते में पैसे आ रहे हैं, मैं हक से कह सकती हूँ कि ये मेरे पैसे हक से है और मैं हक से अपनी जैसे मैं चाहे वैसे खर्च कर सकती हूँ, इसलिए मैं प्रधानमंत्री की बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रधानमंत्री ने बहुत लड़की को पैदा होने तक पैसा देते हैं, फिर किसी के पास एडमिशन के लिए पैसा नहीं रहता था, इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकती थी लड़की। अभी बहुत सक्षम हो गई है, लड़की भी पढ़ सकती है और घर वाले भी उनको पढ़ाते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो योजना चालू किया है वो लाडली बहन का है, किसानों के लिए, सबके लिए अच्छा काम किया है उन्होंने। प्रधानमंत्री लगभग 12,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह महत्वाकांक्षी परियोजना ठाणे शहर की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री लगभग 3,310 करोड़ रुपए की लागत से ठाणे के छेदानगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन की आधारशिला भी रखेंगे। यह परियोजना दक्षिण मुंबई से ठाणे तक निर्बाध संपर्क की सुविधा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ठाणे नगर निगम की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री लगभग 2,550 करोड़ रुपए की लागत वाली नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया परियोजना के चरण 1 की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना में प्रमुख सड़कें, पुल, फ्लाईओवर, अंडरपास और एकीकृत उपयोग वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। ठाणे नगर निगम के भव्य प्रशासनिक इमारत से ठाणे के नागरिकों को लाभ होगा, क्योंकि इसमें अधिकांश नगर निगम वाले कार्यालय एक केंद्रीय स्थान पर स्थित होंगे। प्रधानमंत्री का थाने दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो थाने वासियों के लिए कई सारी सौगात इस दौरे से मिलेगी। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा। शीर्षिलार, डीडी न्यूज, थाने। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने महाराष्ट्र दौरे पर प्रमुख मेट्रो और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे आज। साथ ही वो मुंबई मेट्रो लाइन 3 चरण के 1 के RAJVLR से VKC खंड का उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत लगभग 14,120 करोड़ रुपए है। डीडी न्यूज ने अधिक जानकारी के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के MD अश्विनी भिड़े से खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र के कोलाबा बांद्रा सीप्स कॉरिडोर लाइन 3 पहली और एकमात्र पूरी तरह से भूमिगत मेट्रो लाइन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लाइन के RAJVLR से BKC खंड का उद्घाटन करेंगे।
मेट्रो लाइन 3 शहर में परिवहन को मजबूत बनाने और सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। लाइन 3 के पूरी तरह से चालू होने के बाद हर दिन 13 लाख यात्रियों को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। इस लाइन पर हर 3 से 4 मिनट में ट्रेन सेवा उपलब्ध होगी और हर फेरे में 2500 यात्री यात्रा कर सकेंगे। ये मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो है। इस प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्पेशली फ़ेज़ 1 का जो है वो नॉर्दर्न जो सबर्ब्स हैं मुंबई के उस एरिया को मिलने वाला है। उसमें बीकेसी जैसा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, अंधेरी मरोड़, सीप्स और MIDC जैसे इंडस्ट्रियल एंड सर्विस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग आज जाते हैं बट उनको जोड़ने के लिए कोई भी डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है। कोलाबा में कफ परेड स्टेशन और सीप्स के पास RAJVLR स्टेशन इस कॉरिडोर के दोनों छोर पर स्थित स्टेशन है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 33.5 किलोमीटर है जो पूरी तरह से भूमिगत है। इस कॉरिडोर पर 26 भूमिगत और 1 एट ग्रेड स्टेशन है। सबसे बढ़िया बात यह है कि एयरपोर्ट को भी आज तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं थी, वो इससे मिल रही है। और बाकी सारी मेट्रो लाइंस जो अभी है और जो बाद में फ्यूचर में आ रही है वो भी सारी इस लाइन को कनेक्ट हो रही है। और भविष्य में अनदर 6-7 मंथ्स में ये मेट्रो पूरी कप परेड तक जाएगी। तो साउथ मुंबई को कनेक्ट करने वाली दिस इज़ द ओनली मेट्रो और उसके कारण इस मेट्रो कॉरिडोर के आसपास रहने वाले करीब 30 लाख लोगों को उसका फ़ायदा मिलने वाला है। ये लाइन नरीमन पॉइंट, कफ परेड, फोर्ट, लोअर परेल, BKC और सीप्स समेत 6 प्रमुख व्यावसायिक और रोजगार केंद्रों से कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये लाइन अन्य मौजूदा और निर्माणाधीन मेट्रो, मोनोरेल, उपनगरीय रेल और राज्य परिवहन बस सेवाओं के साथ एकीकृत होगी। ट्रांसपोर्टेशन हब के साथ में जब ये लाइन जुड़ जाएगा तो मुंबई शहर के जो पूरी तरीके से सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, मुंबई। और चलिए समाचारों में आगे बढ़ते हैं। गांधी जयंती के दिन नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन ने पहली बार 2,01,37,000 रुपए मूल्य के खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की सर्वाधिक बिक्री दर्ज की है। ये देश के किसी भी खादी स्टोर की तुलना में खादी एवं ग्रामोद्योग के इतिहास में सर्वाधिक रिकॉर्ड है। आंकड़ों के अनुसार खादी भवन में 2.01 करोड़ रुपए के खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पाद बेचे गए, जिसमें 67.32 लाख रुपए की कॉटन खादी, 44.75 लाख रुपए की सिल्क खादी, 7.61 लाख रुपए की ऊनी खादी, 1.87 लाख की पॉली खादी, 65.09 लाख रुपए की रेडीमेड खादी इसमें शामिल है। इसके अलावा 12.29 लाख रुपए के ग्रामोद्योग उत्पाद और 2.44 लाख रुपए के हस्तशिल्प उत्पाद भी इसमें शामिल हैं। वहीं पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो इस बार कॉटन खादी की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री का ये नया रिकॉर्ड दर्शाता है कि लोगों में खादी के प्रति विशेष लगाव है। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त महाराष्ट्र का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महाराष्ट्र के वाशिम में जगदम्बा मंदिर पहुंच चुके हैं और यहां पर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां से ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर है, जहां पर वाशिम के जगदम्बा मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और काफी प्राचीन इस मंदिर को बताया जाता है। सद्गुरु सेवालाल महाराज जी नमः। ओम जय जगदम्बे 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 पुष्पं समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जगदम्बे नमः। ओम जय जगदम्बे नमः। ओम जय जगदम्बे नमः। ओम जय जगदम्बे पुष्प समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जगदम्बे नमः।
ओम जय जगदम्बे नमः। सद्गुरु सेवालाल महाराज जी नमः। ओम जय जगदम्बे 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 नमः। तो महाराष्ट्र के वाशिम से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और माँ जगदम्बा के दर्शन और पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस मंदिर की अगर हम बात करें तो काफ़ी मान्यता इस मंदिर की है। बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर जाते हैं दर्शन करने के लिए और साथ ही अगर देखा जाए तो बंजारा समुदाय की काशी भी इस मंदिर को कहा जाता है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता निशांत राय भी इस वक्त जुड़ गए हैं। निशांत, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री इस वक्त वहाँ मंदिर में पहुँचे हैं और इस मंदिर के इतिहास को अगर हम देखें तो काफ़ी पुराना ये मंदिर है, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की और बंजारा समुदाय की काशी इस मंदिर को कहा जाता है। निशांत, चलिए हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के वाशिम से, जहां आज प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र का दौरा है और अपने दौरे में सबसे पहले वाशिम के जगदम्बा मंदिर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और माता रानी के दर्शन पूजन कर रहे हैं। और देखिए खास समय भी है क्योंकि नवरात्र के ये दिन चल रहे हैं जो कि माता रानी को बेहद ही प्रिय होते हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे हैं और पूजा आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश शीतल इस वक्त जुड़ गए हैं। योगेश, अगर इस मंदिर के इतिहास की हम बात करें तो बंजारा समुदाय का काशी इस मंदिर को कहा जाता है और काफी मान्यता है इस मंदिर की। बिल्कुल सही कहा कृतिका आपने। काफी प्राचीन जो है मंदिर है। खास करके अगर आप देखें तो बंजारा समुदाय से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र का जो ये जिला है वाशिम, अगर आप महाराष्ट्र के अलावे अगर आप देख लें जो आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पे इनकी आबादी अच्छी है और यहाँ इस मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं। चैत महीने में जो है यहाँ पर एक विशेष पूजा भी होती है। विशेष जो उनकी परंपरागत जो पूजा है, जो विधि विधान है, वो भी यहाँ पर होता है। कई ऐसे मौके हैं जब लोग यहाँ पे आते हैं। पॉलिटिकल विजिट अगर आप देखें तो कई सारे अनाउंसमेंट जो है, कई सारी चीजें जो है वो भी यहाँ पर हुई है। मतलब अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी यहाँ पर आए थे और यहाँ पे आके उन्होंने काफी सारे प्रोमिसेस किए थे। अगर आप प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री बनने से पहले जो बंजारा समुदाय के संत थे तब उन्होंने उनको कहा था कि वो एक बार इस मंदिर जरूर आएंगे। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज वो कमिटमेंट जो था, जो प्रॉमिस था, वो पूरा कर रहे हैं। जो चंद्रशेखर जी महाराज जो अभी यहाँ पर है, जो जिनके साथ प्रधानमंत्री अंदर गए थे, वो उनसे तब मिले थे और उन्होंने बातचीत के दौरान इस बात को कहा था कि वो जो प्रॉमिस था वो पीएम आज पूरा करेंगे। अगर इसके अलावा मंदिर के अलावा अगर बात करें तो संत सेवालाल और संत रामराव महाराज की समाधि भी यहाँ पे, जहाँ प्रधानमंत्री गए, जो 3 यहाँ पे आसपास में करीब 100 मीटर के दायरे में ये तीनों जो एस्टेब्लिशमेंट है वो है वहाँ पे, वहाँ प्रधानमंत्री गए हैं। वहाँ विधिवत जो पूजा अर्चना होती है, जो वहाँ की परंपरा होती है, उससे वो अवगत हुए, उसको वहाँ पर पूरा किया और प्रधानमंत्री अब उसके बाद जो है वो यहाँ पर म्यूजियम आएंगे। जो यहाँ का नगारा, बेसिकली नगारा बनाया गया है, एक सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक स्वरूप में बनाया गया है। 5 मंजिला ये पूरा बिल्डिंग है जहाँ पे म्यूजियम बनाए गए हैं। वहाँ भी प्रधानमंत्री आएंगे, इस जगह का अवलोकन करेंगे और यहाँ पे जो चीजें बनाई गई है उसको वो देखेंगे। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यहाँ पर करीब 750 करोड़ का जो है वो यहाँ पे खर्च किया गया है और ये विजुअल काफी अच्छा है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात में, अगर आप देखें तो उसको काफी, अगर आप माइक्रो लेवल पर अगर आप देखेंगे तो कुल इसकी बनावट जो है आपको उससे मिलती जुलती दिखेगी। जिस तरीके का ऑडियो विजुअल यहाँ पर है, जिस तरीके की सुविधाएं की गई है, जिस तरीके का पूरा प्रांगण या परिसर आप कह सकते हैं वो जो बनाया गया है, तो थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री अब यहाँ पर आएंगे और उनका इसके बाद फिर जो है वो सभा है, रैली को संबोधित करेंगे जहाँ पे करीब 1 लाख की संख्या में बंजारा समुदाय के लोग और साथ में अन्य योजना के जो लाभार्थी हैं, क्योंकि जो किसान सम्मान निधि है उसकी 18वीं किस्त जो है वो भी प्रधानमंत्री यहाँ से रिलीज करने वाले हैं। और इसके अलावा और भी कई सारे कार्यक्रम है, मतलब जो महाराष्ट्र सरकार की योजना है लाडकी बहन योजना, उसके लाभार्थी यहाँ पर आएंगे। सोलर पैनल से जुड़ी हुई जो योजना है वो देश को समर्पित की जाएगी। तो कई छोटी बड़ी योजनाएं, करोड़ों रुपए की योजना है वो उसका शिलान्यास और आधारशिला रखी जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से ठाणे और मुंबई जाएंगे जहाँ पे की मेट्रो परियोजना है। इसके अलावा कई और सारी जो परियोजना है उसका भी लोकार्पण और शिलान्यास होगा, जिसमें कि एयरपोर्ट का टर्मिनल जो है जो वहाँ पे बेसिकली बनाया गया है। नवी मुंबई जो एयरपोर्ट का इंफ्लुएंस नोटिफाइड एरिया है नैना,
इसका भी जो है फाउंडेशन स्टोन जो है यानी कि आधारशिला जो है रखी जाएगी। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बृहद कार्यक्रम है महाराष्ट्र में, और ये उनका बैक टू बैक कार्यक्रम है। इससे पहले वर्धा में हमने देखा था, वर्धा में कार्यक्रम हुआ था जहां पे जो विश्वकर्मा योजना की पहली सालगिरह मनाई गई थी। इसके बाद पुणे में हमने देखा था जो पहले चरण का मेट्रो था, उसका जो आखिरी जो स्वारगेट वाला जो रूट था उसको पूरा किया गया, पहले चरण को पूरा किया गया। वाशिम का आज कार्यक्रम है। आप देखें तो मराठवाड़ा और विदर्भ के दृष्टिकोण से आज का कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में खास करके इस तरीके का विकास काफी समय से हुआ है इस सरकार के अंदर, चाहे वो समृद्धि महामार्ग हो, चाहे वो ब्रिजेज का काम हो, चाहे वो नागपुर मेट्रो का काम हो, कई सारे काम जो है वो क्षेत्र में हुए। और प्रधानमंत्री का ऐसे समय में यहाँ पे आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है। बिल्कुल, और उस नजरिए से भी देखा जाए तो काफी अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा है। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के आज एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम, जैसा कि शीतल आपने बताया, लेकिन साथ ही बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। इसकी क्या खासियत है? देखिए, अगर इस हेरिटेज म्यूजियम की अगर मैं आपको खासियत संक्षिप्त में बताऊं तो ये बेसिकली जो रेप्लिका है, जो आकार है, वो अब थोड़ी देर में आप देख लेंगे, बिल्कुल नगारा की शक्ल में बनाया गया है, काफी बड़े आकार का। तो काफी दूर से भी ये चीजें जो है आपको दिख जाएगी क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र है। ठीक है योगेश, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त, और प्रधानमंत्री इस वक्त संत सेवालाल महाराज की समाधि पर पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने दर्शन किए हैं और उस दौरान की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। तो पहले माता रानी के दर्शन किए, उसके बाद में समाधि पर भी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। जी शीतल, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। बता रहा था, तो अंदर में जो म्यूजियम रखा गया है, जो प्रदर्शनी है, जो बेसिकली संग्रहालय है, उसमें जो इस पूरे समुदाय का जिस तरीके से आजादी के पहले से, क्योंकि इनका इतिहास काफी पुराना है, कई इनकी बड़ी आबादी जो है वो पाकिस्तान में भी है, तो जिस तरीके से इनका समय के साथ कालांतर में नियत समय अंतराल के बाद जिस तरीके से समाज बढ़ा, पहले क्या करते थे, धीरे धीरे कैसे आए, तकनीक के दौर में ये कैसे प्रवेश किए, जब औद्योगिकीकरण आया, भारत आजाद हुआ, उस वक्त ये कहाँ पर थे, किस तरीके से इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, किस तरीके से इन्होंने मुगलों से लोहा लिया, इनका पूरा आप कह सकते हैं कि एक तरीके का वर्णन जो है वो तस्वीर और पुतलों के माध्यम से, जो अलग अलग मूर्तियां हैं उस माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। अगर आप म्यूजियम में जाएंगे तो टोटल जो है 5 फ्लोर है, 5 तल है म्यूजियम के, 2 तल का 1 तल है, जो अंदर में एक डोम भी बनाया गया है, जो कि अंदर में आप ऑडियो विजुअल प्रदर्शनी के माध्यम से थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। और इसके अलावा जो है कई सारी चीजें जो है उनके पारंपरिक जो औजार होते थे, जो पारंपरिक संसाधन होते थे, जिस संसाधन के बदौलत वो करते थे, व्यापार का स्वरूप तब कैसा था, आमदनी कैसे होती थी, परिवार कैसे चलता था, सामाजिक परिवेश कैसा था, शैक्षणिक स्थिति उनकी कैसी थी, उनका विकास का पूरा क्रम कैसा था, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया गया है और दर्शाया गया है। तो प्रधानमंत्री सबसे पहले निचले तल पर जाएंगे, उसके बाद वो तीसरे और चौथे तल पर जाएंगे। चौथे तल पर जो है एक आप कह सकते हैं जिस तरीके से हम तारामंडल देखते हैं उस तरीके से वहां पे डोम का एक प्रदर्शनी बनाया गया है, जिसमें कि सुविधा इस तरीके की जो कोई व्यक्ति वहां पर बैठ सकता है और वो अपने ऊपर उन सब चीजों को सचित्र रूप में घटित होते हुए देख सकता है। उसके बाद वो तीसरे तल पर आएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। कुल मिलाकर जो नगाड़ा का जो पूरा विजिट होगा प्रधानमंत्री का, वो एक विशेष आकर्षण का केंद्र इसलिए भी रहेगा क्योंकि कई मौकों पर हमने देखा है जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर रहे या देश में कई जगहों पर रहे तो हमने उनको देखा है कि ड्रम को लेकर वो कई बार ड्रम बजाते भी हमें दिखे। बिल्कुल शीतल, और ये तस्वीरें भी इस वक्त जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल वही तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, नगाड़ा बजाते हुए ये तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने हैं।
तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार महाराष्ट्र के वाशिम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र का दौरा है, जहां पर सबसे पहले उन्होंने माता जगदम्बा देवी के दर्शन किए, उनकी आराधना की। उसके बाद में संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। और उसके बाद में नगाड़ा बजा है। हमारे साथ में योगेश शीतल लगातार बने हुए। जी योगेश, जैसा आप बता रहे थे बिल्कुल उसी तरीके की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। बिल्कुल ये एक सुखद संयोग मुझे लगता है कृतिका है, क्योंकि मैं जिस दृश्य का जिक्र कर रहा था करीब करीब वही चीज यहाँ पर घटित होती हुई दिखी। तो आप थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, जो नगाड़ा भवन है जहाँ पर आएंगे, वहाँ पे निशान भी बनाया गया है। काफी बड़े परिसर में इसका पूरा निर्माण किया गया है। हालांकि निर्माण कार्य अभी भी चल ही रहा है, अभी इन चीजों को और मॉडिफाई करना बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, इन चीजों को देखेंगे और उसके बाद जो है वो रैली को संबोधित करेंगे। अगर रैली की बात करें, जनसभा की बात करें, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो महाराष्ट्र का चुनाव है, दूसरी बात इससे पहले जब 2014 का जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त जो पहली बार चाय का चर्चा का आयोजन हुआ था वो वाशिम यवतमाल लोकसभा क्षेत्र में ही हुआ था। तो एक तो वो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक संयोग बोल दीजिए, या फिर उसको एक कहिए कि वो उस तरीके का यहाँ पे जो दृश्य यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जो पॉलिटिकली आप कह सकते हैं पॉलिटिकली रेलेवेंट जो चीज है वो ये है कि वो यहाँ पर फिर से आ रहे हैं। और ऐसे समय में जब वो 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वो तब आए थे जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे और चुनाव की रैली के दौरान आए थे, और अब वो समय है जब वो 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो एक तो वो बहुत कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी बात कि जो 288 विधानसभा क्षेत्र है महाराष्ट्र में, उनमें करीब 44 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर जो बंजारा समुदाय के जो वोटर्स हैं वो अच्छी संख्या में, आप ये कह सकते हैं कि जो मतदाता है बंजारा कम्युनिटी के, उनका उनकी बड़ी भूमिका होती है। और 35 सीटें ऐसी है जिनमें वो निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। तो एक तो पॉलिटिकली आप देखें तो राजनीतिक रूप से भी ये काफी महत्वपूर्ण होगी उनकी ये रैली। वो एक सोशल कनेक्टिविटी जो है वो अपनी जगह है, योजनाएं जो है वो समाज, जो सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स है, जो समाज कल्याण के लिए स्कीम्स रहती हैं, योजनाएं रहती हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन पॉलिटिकली सिग्निफिकेंस अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा होगा, खास करके इस क्षेत्र में जो कि आमतौर पर चर्चा में नहीं रहता या खबरों में सुर्खियों में नहीं रहता है। तो इसको आप देखें तो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आज की रैली, आज का जो विजिट है प्रधानमंत्री का, काफी महत्वपूर्ण है। जी, अगर सौगात की बात करें तो कई सारी सौगात भी आज महाराष्ट्र वासियों को मिलने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र आज पहुंचे हैं तो 56,000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली कई सारी विकास परियोजनाओं की शुरुआत आज वहां पर करते हुए नजर आएंगे, जिसका सीधा लाभ वहां के लोगों को मिलेगा। आप अपना सवाल एक बार दोहरा सकती हैं क्या? योगेश, जिस तरीके से देखा जाए तो 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास वाली परियोजनाओं की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री आज वहां पर करने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन सी अहम परियोजनाएं शामिल हैं? देखिए, अगर योजनाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको कहा कि किसान सम्मान निधि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जी बिल्कुल, अगर इसके अलावा अगर आप हर एक प्रोजेक्ट वाइज अगर आप जाएंगे तो जो पुणे की बात करें या फिर जो ठाणे की बात करें, तो यहाँ पे कुल जो मेट्रो लाइन 3 है, जो कि बेसिकली मैं मुंबई ठाणे दोनों की अगर मिला के बात करूँ तो बीकेसी और आरए तक का जो सेक्शन है, जो कि लाइन 3 है फेज 1 का, उसका इनॉग्रेशन होगा। साथ में जो मेट्रो लाइन 3 है। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर जगदम्बा माता के दर्शन करने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संतों की समाधि पर पहुंचे हैं। संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये उस दौरान की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये देखिए, पुष्पांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री ने और तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचे हुए, महाराष्ट्र का दौरा है उनका, और वाशिम की ये तस्वीरें। हमारे साथ में योगेश शीतल लगातार बने हुए। जी योगेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार ये तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के आज दौरे पर हैं और महाराष्ट्र में वाशिम में इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जहां पर माता जगदम्बा देवी का मंदिर है और माता रानी के दर्शन प्रधानमंत्री ने किए। और खास बात यह है कि नवरात्रि के ये दिन चल रहे हैं, 9 दिन माता रानी को बेहद ही प्रिय होते हैं, और आज तीसरा दिन है नवरात्रि का और तीसरे दिन माता रानी के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हैं। इसके साथ ही बंजारा समुदाय के जो आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु संत सेवालाल महाराज और साथ ही संत रामराव महाराज की
समाधि स्थल भी यहाँ पर बना हुआ है और वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए। योगेश शीतल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी योगेश, आप परियोजनाओं के बारे में बता रहे थे हमारे दर्शकों को कि आखिर कौन कौन सी अहम परियोजनाएं आज शामिल हैं जिनकी शुरुआत प्रधानमंत्री आज करेंगे। देखिए, अगर वाशिंग की बात करें तो जैसा मैंने आपसे कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो 18वीं किस्त है वो यहाँ पर रिलीज की जाएगी। इसके अलावा जो 5वीं किस्त है नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की, जो कि केंद्र सरकार की योजना के तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने समानांतर रूप से शुरू किया था, उसकी भी जो किस्त है वो भी यहाँ पर जारी की जाएगी। 75-100 ऐसे, मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट जो छोटे मोटे हैं एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के हैं, इनमें से 1920 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका जो है वो डेडिकेट करेंगे। ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो है अलग अलग योजनाओं से जुड़े हुए हैं, जिसमें कोल्ड स्टोरेज है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है वो है, वेयर हाउस है, सॉर्टिंग है, ग्रेडिंग, जो अलग अलग यूनिट के जो है वो मैं आपको एक ब्रीफ बता रहा हूँ, इनके प्रोजेक्ट जो है वो होंगे। इसके अलावा जो 9,200 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको भी डेडिकेट किया जाएगा, जिनका टर्नओवर करीब 1300 करोड़ का है। इसके अलावा जो यूनिफाइड जो चिप है इसको भी पीएम यहाँ से लॉन्च करेंगे, जो कि इंडिजिनियस रहेगा बेसिकली। इसके अलावा मैं आपको इसके अलावा मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं अगर आपको बताऊं तो जो 19 मेगावाट का महाराष्ट्र अंडर मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.2 ये जो है ये डेडिकेट करेंगे, जिसमें कि 5 सोलर पार्क है जिनकी क्षमता 19 मेगावाट है। ये जो मैं योजना आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ वाशिम की योजना है। इसके अलावा अगर आप ठाणे में देखेंगे या फिर मुंबई में देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह की अलग अलग योजनाएं, जैसे मैंने आपको मुंबई के बारे में बताया कि वहाँ पे मेट्रो का काम है, ठाणे में जैसा मैंने आपको बताया कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का जिस तरीके का टर्मिनल का काम है वो है। तो कुल मिलाकर अलग अलग विकास योजनाएं हैं जो आज प्रधानमंत्री जिसका भूमि पूजन करेंगे और इनॉग्रेशन करेंगे। जी ये तो बात रही परियोजनाओं की, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में और भी ज्यादा खास और अहम है, क्योंकि कभी भी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की घोषणा की जा सकती है। तो उस लिहाज से भी अगर हम देखें तो काफी खास ये दौरा है प्रधानमंत्री का। देखिए, मैंने आपसे इससे पहले ये सवाल में भी इस चीज को हाईलाइट किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री एक तरह देखें तो जिस तरीके का महाराष्ट्र में गठबंधन का पिछले हम 3 सालों में जिस तरीके का दृश्य देखें, पार्टियां बटी हैं, चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो शिवसेना हो, जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां थी वो यहाँ पे जिस तरीके से उनके बीच में दरार आई, जिस तरीके से अलग अलग पार्टियां बनी, ऐसे में प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना बहुत तरीके से महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक तो अभी आप प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों हैं, जो कि दोनों अलग अलग पार्टियों के हैं, वो दोनों हैं। तो एक तरीके से आप समझिए कि कम्युनिकेशन जो है वो भी होगा और एक तरीके का धरातल पे क्या चल रहा है, धरातल पे किस तरीके से चीजें हो रही है, एक फीडबैक जो है, जब कोई बड़ा नेता आता है तो एक तरीके का फीडबैक जो है वो भी मिलता है। मुझे याद है इससे पहले लोकसभा चुनाव में मैं महाराष्ट्र के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में घूम रहा था, तो वहां पे एक तरीके से जो लीडर्स आते हैं, कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, इंटरेक्शन क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम अभी एड्रेस करेंगे उसमें एक सेपरेट इंटरेक्शन भी है, जो बंजारा कम्युनिटी के जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन भी है। क्या चल रहा है, जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ कहाँ तक पहुंच पा रहा है, योजनाओं में क्या कोई लूप होल्स है, कहीं पे लीकेज है, कहीं पे कोई इश्यूज है जो कि वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, क्योंकि सारी मशीनरी इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है अगर प्रधानमंत्री किसी क्षेत्र का दौरा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मराठवाड़ा और विदर्भ ये दो ऐसे जगह हैं जहां पे ये जो समुदाय इनका यहाँ पर काफी निर्णायक, जो आप कह सकते हैं वोट बैंक, हालांकि एक अच्छा शब्द नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इनकी क्षमता जो, इनकी पार्टिसिपेशन जो है वो ज्यादा है, ज्यादा वोटर्स इनकी संख्या में है। तो यहाँ पर जो है उनका आना पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट। जी योगेश, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप खुद वहाँ पर मौजूद हैं, लगातार कितना विकास हो रहा है ये आप खुद आंखों से देख रहे हैं वहाँ पर, तो ऐसे में मेट्रो रेल को जिस तरीके से लगातार जो पूरा मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है उसको लेकर वहाँ की जनता क्या कुछ कहती है? देखिए, मेट्रो यहाँ पर कई जगह पर शुरू हुआ है। अगर आप नई सरकार आने के बाद देखें तो एक तो अगर आप देखें मुंबई से शुरू आप करें तो मुंबई के अलावा पुणे, जो कि पुणे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी है, पुणे में शुरू हुआ है। मुंबई से सटा हुआ नवी मुंबई है, वहाँ पे शुरू हुआ है। नागपुर में मेट्रो शुरू हुआ है। ठाणे में मेट्रो का ऑलरेडी इनॉग्रेशन का काम जो है वो कभी भी हो सकता है और उसका भी काम चल रहा है। मतलब आप देखें तो जो मेन सिटीज की कनेक्टिविटी है, जो कि सरकार का केंद्र भी रहा है बार बार, अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री कई मौकों पर इस चीज को बोले हैं, कनेक्टिविटी की बात हुई है, चतुर्भुज
योजना की बात हुई है, वैसी क्षेत्र में मेट्रो को लेकर लोग काफी उत्सुक हैं। रिसेंटली जब मैं पिछले दिनों पुणे में था, जब 26 तारीख को प्रधानमंत्री वहां पे आने वाले थे, हालांकि बारिश की वजह से वो कार्यक्रम टल गया, फिर 29 तारीख को उन्होंने डिजिटल इनॉग्रेट किया। तो जब हम लोग वहां पर थे, वहां पे लोगों से बात कर रहे थे, तो काफी आप कह सकते हैं कि अच्छा रुझान रहा है लोगों का, क्योंकि जो एरिया है, जिस क्षेत्र से होकर मेट्रो जा रही है, वो काफी कंजेशन वाला क्षेत्र है, काफी भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है। ऐसे में एक वैकल्पिक माध्यम अगर किसी को यातायात का मिलता है, आवागमन का मिलता है, तो स्थानीय लोग काफी खुश होते हैं। साथ में जो वहाँ का व्यवसाय है, जो ट्रेडर्स हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज है, उसको भी एक तरीके का सपोर्ट मिलता है। तो बिजनेस लॉबी है, उसको ऑलरेडी सरकार कर के माध्यम से मुद्रा योजना, तमाम सारी योजनाएं, जो स्वनिधि योजना है, अभी तो आपकी विश्वकर्मा योजना भी चल रही है, कई सारी योजनाओं के तहत ऑलरेडी एक्सटेंड किया जा रहा है सपोर्ट। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन होने के साथ साथ सोने पर सुहागा जिस तरीके से हम कहते हैं मुहावरा, तो वो एक तरीके से हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम इस सरकार के अंतर्गत कई तरह से चला है। सिर्फ रोड कनेक्टिविटी हुई है ऐसा नहीं है, रेल कनेक्टिविटी के साथ साथ एयर कनेक्टिविटी हुई। जब पिछले दिनों प्रधानमंत्री का पुणे का कार्यक्रम था, तो सोलापुर हवाई अड्डे का भी इनॉग्रेशन हमने देखा था, हुआ था। तो कनेक्टिविटी जो है वो तीनों लेयर पर चल रही है। वाटर कनेक्टिविटी, वाटरवेज को लेकर ऑलरेडी जो कई सारी समुद्री योजनाएं जो है वो भी सरकार की ओर से चल रही है। तो हमने बेसिकली, मैं आपको कहूं तो ओवरऑल कनेक्टिविटी और मोबिलिटी को का जो एफर्ट्स है, जो एंडेवर्स है, जो सरकार ले रही है, उसका अब कहीं ना कहीं परिणाम दिख रहा है। क्योंकि कई सारी योजनाएं जो इस सरकार ने, जिसका शिलान्यास किया था, जिसकी आधारशिला रखी थी, जिसका नींव रखा था, आज उन्हीं सब योजनाओं का, उन्हीं सब प्रोजेक्ट से सरकार जो है उद्घाटन कर रही है। तो एक तो वो सरकार के पास कहने के लिए है, क्योंकि अभी जब प्रधानमंत्री रैली में जाएंगे, इस कार्यक्रम के बाद जो रैली में जाएंगे, तो इन सब चीजों का जाहिर तौर पर जिक्र होगा कि काम करने की गति में कितनी तेजी आई है इस सरकार के अंदर। तो इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री करेंगे। हालांकि अभी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अभी शुरू हुआ नहीं है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नगारा भवन में आएंगे। नगारा जो यहाँ पर बनाया गया है, वहां पर आएंगे और उसके बाद वो रैली ग्राउंड पे जाएंगे। जी कृतिका। जी बिल्कुल, इस चीज़ का इंतज़ार हम सभी कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे, तो अपने इस सभा में किन किन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या समय रहेगा जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। योगेश, प्रधानमंत्री वहां करीब 12 बजे पहुंचेंगे और उस वक्त वो 12 बजे के करीब, आप समझ लीजिए 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। दोपहर का समय है, 12 बजे वहां पे पहुंचेंगे। हालांकि यहाँ पर धूप बहुत कड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि जो लोग आए उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। और प्रधानमंत्री इस वक्त नगारा भवन में आ चुके हैं। ठीक है। योगेश, देखिए क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, आप जो सभा में लोग पहुंचे हैं उनसे भी आपने बात की होगी, उनमें किस तरीके का उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के? देखिए, ये क्षेत्र जो है ये वाशिंग से करीब 80 किलोमीटर दूर है। सुदूर देहाती क्षेत्र जो है, आप वो कह सकते हैं माइक्रो इंटीरियर, जो माइक्रो रूरल विलेज होता है, वहां पर है। तो ऐसे लोग खास करके जब कोई इस तरीके का मूवमेंट होता है तो उनकी उत्सुकता ज्यादा रहती है, वो ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं वो। और ऐसे समय में जब यहाँ पे दुर्गा पूजा, नवरात्रि का माहौल है, ऑलरेडी भगवान जगदम्बा मंदिर गए थे, ऑलरेडी जो नरेंद्र मोदी वो जगदम्बा मंदिर गए थे, सबसे पहले वो वहीं पे गए। तो त्योहार का माहौल है, ऑलरेडी फेस्टिविटी। आपको सड़क किनारे जो है जो बंजारा महिलाएं हैं वो आपको कई तरह के वस्त्र योगेश, आपके पास जी आपके पास तुरंत आती हूँ। अभी ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त बंजारा विरासत नगाड़ा म्यूजियम में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने भी बताया। और सीधे तौर पर जो बंजारा विरासत है उसको बचाने के लिए और जो नई जनरेशन आ रही है उस तक पहुंचाने के लिए इस म्यूजियम को बनाया गया है।
और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है और अब ये म्यूजियम आम जन के लिए भी आज से खोल दिया जाएगा। और ये तस्वीरें उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत नगाड़ा म्यूजियम का उद्घाटन किया है। तो आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर है। महाराष्ट्र के वाशिम में प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है जहां पर बंजारा विरासत नगाड़ा म्यूजियम का उन्होंने उद्घाटन किया। और इस म्यूजियम की अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पर बंजारा जो विरासत है वो आगे और पीढ़ी तक भी पहुंचे, सभी लोग इस विरासत के बारे में जान सकें। इसको ध्यान में रखते हुए इस म्यूजियम को बनाया गया है ताकि सभी लोग इसके बारे में जानें। और इसका आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने माता जगदम्बा के दर्शन किए, पूजन किया, आराधना की, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम उनके आज हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और उसके बाद में अब ये संग्रहालय आम जन के लिए भी खोल दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के इसको देख सकता है और बंजारा विरासत के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। योगेश शीतल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, उद्घाटन हो चुका है बंजारा विरासत संग्रहालय का, अब आम जन के लिए भी इसे खोल दिया जाएगा। बिल्कुल आम जन के लिए खोल दिया जाएगा और आप एक तरीके से ये भी मान के चलिए कि जो पूरा क्षेत्र है ये वहाँ का भी कायाकल्प की एक बड़ी संभावना जो है, एक बड़ा दरवाजा है वो भी खुल जाएगा। क्योंकि अगर आप केवड़िया देख लीजिए, जिस तरीके से गुजरात का केवड़िया था जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहाँ पे नहीं था जी, तब का और अब का जो अंतर आपको दिखेगा वैसा मिलता जुलता आपको यहाँ पर भी दिखेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, आइसोलेटेड एरिया आप कह सकते हैं, सुदूर देहात में बसा हुआ क्षेत्र है। लेकिन लोग आएंगे, कोई प्रधानमंत्री आए हैं, उद्घाटन हुआ है, करीब 350 करोड़ जो है 376 करोड़ की जो राशि है उससे ये पूरा निर्माण हुआ है। निर्माण कार्य हालांकि अभी चल ही रहा है। ऐसी स्थिति में जो है जब लोग क्षेत्र जो पर्यटन के लिए खुलता है तो लोग उत्सुकतावश आते हैं और खास करके ये क्षेत्र जैसा कि मैंने आपको कहा कि आसपास अमरावती है। ठीक है योगेश, आपके पास वापस आएंगे। और इस वक्त प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और संग्रहालय को देखते हुए वो नजर आ रहे हैं। वहाँ पर क्या कुछ बनाया गया है, किस तरीके से इस विरासत को बचाने की कोशिश की जा रही है, वो इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं और वहाँ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। म्यूजियम के अंदर की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। तो महाराष्ट्र के वाशिम में ये म्यूजियम बनाया गया है, ये संग्रहालय जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले किया है। और अब इस म्यूजियम का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं इस पूरे म्यूजियम के बारे में, कहाँ पर क्या बनाया गया है और उसका क्या मैसेज है, क्या मैसेज लोगों को दिया जा रहा है। बेहद ही खूबसूरत ये म्यूजियम बनाया गया है, ये संग्रहालय बनाया गया है। और अब इसके बाद में इस संग्रहालय को आम जन के लिए भी खोल दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर के बंजारा विरासत के बारे में जानकारी ले सकता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा और महाराष्ट्र में इस वक्त बंजारा विरासत संग्रहालय का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है और उसके बाद में अंदर जाकर के वो पूरा अवलोकन कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं वहाँ पर क्या कुछ बनाया गया है, किस तरीके से